प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सुबह कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो उसकी एग्जांपल समझ नहीं आ रही है, तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको वहाँ पे समझ आया होगा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो आपको एक और वीडियो जहाँ पे डाल देते हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लॉ की स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि जब दो एलिमेंट ए और बी किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन होते हैं तो ए और बी के मास की रेशो जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, ए और बी आपस में कंबाइन होकर कुछ बनाते होंगे। हम सपोज कर लेते हैं ए बी बनाते हैं, तो उसमें ए के मास और बी के मास की रेशो लेनी है। वो किसके बराबर आना चाहिए? ए और बी के मास की रेशो ही, जब ए किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सी के साथ, और बी भी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सी के साथ। यानी ए अगर सी के साथ कंबाइन हो, सपोज कर लीजिए ए सी बनता है, बी सी के साथ कंबाइन होता है, बी सी बनता है। तो मान जहाँ पे हमने सपोज कर लिया, सपोज टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंस विद ईच अदर एंड कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट सी। ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं और ए और बी सी के साथ भी कंबाइन होते हैं। अब हमें दोनों जगह रेशो निकालनी है मास ए और बी की, कब? जब ये आपस में कंबाइन होते हैं। फिर हमने मास ऑफ ए और बी के रेशो निकालने जब वो सी के साथ कंबाइन होते हैं। ये दोनों रेशोज आपने देखनी है, क्या वो सेम आ रही हैं, जहाँ एक दूसरे का सिंपल क्या आ रहे हैं? मल्टीपल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए जो है सी के साथ कंबाइन हो रहा है, ए सी फॉर्म कर रहा है। बी भी सी के साथ कंबाइन हो रहा है, बी सी बना रहा है। ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ए बी बना रहा है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, ये मान लिया हमने फिक्स्ड मास ऑफ सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ए सी बना रहा है और ये क्या बना रहा है? बी सी। और जब ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ए बी बन रहा है। अब ये लॉ क्या कहता है कि ए का मास डिवाइडेड बाय बी का मास इन ए बी should be equal to mass of A in AC divided by mass of B in BC। जहाँ इक्वल होना चाहिए, जहाँ सिंपली क्या होना चाहिए? मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ B शुड बी इक्वल टू n टाइम्स मास ऑफ A इनटू इन AC डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इन BC। तो इसके बराबर आना चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो मास ऑफ A इन AB डिवाइडेड बाय मास ऑफ B इन AB। ये क्या चीज है? ये रेशियो है मास की, किसकी? A और B की। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए n टाइम्स किसकी रेशो? ए और बी के मास की रेशो, जब वो किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं? सी के साथ। तो इन AC मास ऑफ ए इन AC लेना है, मास ऑफ बी इन BC लेना है। ये रेशो निकालनी है। ये रेशो है मास ऑफ ए और बी की, जब ये क्या बना रहे हैं? सी के साथ कंबाइन होकर AC और BC बना रहे हैं। और ये भी रेशो मास ऑफ ए एंड बी की है, पर ये जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ए और बी जुड़ के क्या बना रहे हैं? AB। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये चीज आनी चाहिए। अगर ये चीज आती है, इट मीन्स ये लॉ एक्सप्लेन हो गया। तो यहाँ पे n जो है ये क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। अगर 1 आया तो ये दोनों रेशो सेम हो गई। अगर 2 आया तो ये रेशो इसका मल्टीपल हो गई। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने कोशिश करनी है आपको कोई एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करने की। तो मान लीजिए मैंने ए ले लिया हाइड्रोजन, बी ले लिया ऑक्सीजन और सी ले लिया सल्फर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर बनता है। हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्या बनाएगा? H2S। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन होगा SO2। तो ए आपका सी के साथ जाने की, H आपका सल्फर के साथ, बी जाने के ऑक्सीजन सी के साथ जाने सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है फिक्स्ड मास के साथ। जहां भी एक सल्फर है, जहां पे भी एक सल्फर है। तो ये तो क्लियर हो गया, फिक्स्ड मास है। यहाँ पे सल्फर 32 है, यहाँ पे भी सल्फर 32 है, तो मास फिक्स्ड है। अब ए और बी आपस में भी कंबाइन हो रहे हैं, तो H2O बनता है। अब हमने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है? हाइड्रोजन ए और बी, इनके मास की रेशो निकालनी है इसमें। फिर हमने हाइड्रोजन का मास लेना है इसमें, और सल्फर का मास लेना है, सॉरी ऑक्सीजन का मास लेना है इसमें। वो रेशो निकालनी है। ये देखना ये दोनों रेशो बराबर आती हैं, जहाँ एक दूसरे का मल्टीपल आती हैं। चलिए करके देखते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर कितना है? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। और मास ऑफ ऑक्सीजन वाटर कितना है? वो है 16। हो जाएगा 2/16 इक्वल टू क्या चाहिए? n टाइम्स। n कुछ भी हो सकता है, ये निकालना हमें। ये नंबर आना चाहिए 2 3 4 इस तरह से आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। n इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? मास ऑफ हाइड्रोजन H2S डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन SO2, इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये आ गया 2/16 इक्वल टू n। मास ऑफ हाइड्रोजन H2S कितना है? 2। ये 2 लिख दिया। मास ऑफ ऑक्सीजन SO2 कितना है? तो एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना होगा? 32। 2/32 सिंप्लीफाई कीजिए, जाएगा 1/8, आ जाएगा 1/16। तो
जहां से n क्या आ जाएगा 16 को इधर ले जाओ तो 16 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा आपका 2। तो n आपका 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि जी और जी रेशो एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल है। जी रेशो कैसे बनेगी, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/16 आ जाएगा। 1/8 से 1/16 कैसे बनता है, अगर हम 1/8 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। जहां 1/16 से 1/8 कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो n को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1/16 तो क्या आएगा 1/8 j बन जाएगी। हाँ, अगर इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तब j बन जाएगी। तो जी रेशो एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो यही लॉ कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने इसी तरह से चलना है, कोई भी दो एलिमेंट ए और बी चूज कर लेने हैं, दूसरे को तीसरे को सी बना लेना है। आपने ए की रेशो निकालनी है ए बी में, बी की रेशो निकालनी है ए बी में, फिर ए की रेशो निकालनी है ए सी में और बी की रेशो निकालनी है बी सी में। ये दोनों रेशोज देखनी है सेम आ रही हैं, जहाँ एक दूसरे का मल्टीपल आ रही हैं। अगर आ रही हैं इट मीन्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन होता है, मतलब एप्लीकेबल है। तो ये हर जगह आपको एप्लीकेबल ही दिखेगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये मैं वीडियो जो है जो यूट्यूब में वीडियो बनाया हुआ है उसी के साथ दोबारा से उस वीडियो को एडिट करके उसके साथ ऐड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको अलग से आपको छोटा सा वीडियो ये वाला डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी लाइट चली गई है, शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर मैं बोल के बताता हूँ आपको क्या लिखा है मैंने। तो लॉज ऑफ जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनको एक्सप्लेन करता है, एक्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा है गे-लुसाक लॉ, उसको जो एक्सप्लेन नहीं करता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए कौन सा पोस्टुलेट जो है किस लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो याद रखिए जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कैसे एक्सप्लेन होता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट फर्स्ट एंड एट्थ। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर आप पोस्टुलेट फर्स्ट ले तो कहता है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल पार्टिकल जो कहते हैं। और पोस्टुलेट एट्थ कहता है कि एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट मीन मैटर को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। क्योंकि मैटर आप जब बनाएंगे नहीं, जहाँ आप तबाह नहीं कर पाएंगे तो आप मास क्रिएट नहीं कर सकते, मास आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बाकी तो आपको मैंने लिमिटेशन उस समय बता दी थी कि मास एंड एनर्जी बोलना पड़ता है, सिर्फ मास कहने से काम नहीं चलता है। तो उसको आप फिर से देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दूसरा जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन करता है। कौन सा पोस्टुलेट करता है, पोस्टुलेट फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो किस रेशो में होते हैं, सिंपल रेशो में होते हैं। और जो क्या होगी, फिक्स रेशो होगी। अगर आप लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी तरह से जो सिक्स पोस्टुलेट है वो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी फिफ्थ पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो सिंपल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं। तो ऑल रेशोज क्या होंगी, सिंपल होंगी, जो सेम भी हो सकती हैं, एक दूसरे का मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो डाल्टन थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करता है कौन कौन से लॉ को। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, दूसरे को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, तीसरे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फोर्थ कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपने सिर्फ यही बताना है कि कौन कौन से पोस्टुलेट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट और एट्थ दोनों मिलकर जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करता है। सिक्स पोस्टुलेट जो है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। और फिफ्थ जो है वो किसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन करता है। यहाँ हमने रीजन लिखा हुआ है, फिफ्थ पोस्टुलेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल रेशो। अगर एटम सिंपल रेशो में ही कंबाइन होते हैं तो सभी रेशोज क्या होंगे, सो ऑल रेशोज विल बी सिंपल विच में भी सेम भी हो सकती है और सिंपल मल्टीपल भी हो सकती है। तो ये थी
एप्लीकेशंस नेक्स्ट हमने करनी है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहली लिमिटेशन क्या है? इट एक्सप्लेन्स ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये सभी लॉ को एक्सप्लेन कर देता है, बट जो फर्स्ट लॉ जो गिब्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, जो फिफ्थ लॉ है, तो उसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरी इसकी लिमिटेशन है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये नहीं बताता हमें कि एटम्स आखिर कंबाइन क्यों होते हैं। सिर्फ इतना ही बोला कि एटम्स कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं, बट नेचर क्या है, क्यों कंबाइन होते हैं, बाइंडिंग फोर्स की नेचर क्या है, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन एट ऑल। आखिरकार एटम कंबाइन होते ही क्यों है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। देन थर्ड है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि जो एलिमेंट है उसका अल्टीमेट पार्टिकल क्या होगा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, और जो कंपाउंड है उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा। इसने एटम और मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो थर्ड इसकी लिमिटेशन ये बनती है डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। फोर्थ लिमिटेशन है डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आई होप आपने लोअर क्लासेस में आइसोटोप और आइसोबार पढ़े होंगे। तो आइसोटोप क्या है, आइसोबार है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस करना है आगे जाके, अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइसोटोप का आइडिया और आइसोबार का आइडिया इसने नहीं दिया। तो आइसोटोप आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में इसने कुछ आइडिया नहीं दिया। जैसे कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अभी आपको एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट भी देना है, पहले भी आपने पढ़ा होगा बट फिर भी हमें बताना है। तो एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे कार्बन है उसके 3 तरह के एटम पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन के ही एटम है, किसी का मास 12 है, किसी का मास 13 है, किसी का मास 14 है। तो ऐसे एटम्स किसी एलिमेंट्स के जिनका मास डिफरेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इसी तरह से आइसोबार करेंगे हम बाद में एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं लिमिटेशन के ऊपर। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसने डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोला। एटम देखने में कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, क्या उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में डाल्टन ने हमें कुछ भी नहीं बताया। देन सिक्स जो लिमिटेशन है डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स which accounts for the existence of matter in solid, liquid and gaseous state। तो सिक्स पोस्टुलेट क्या कहते हैं, सॉरी सिक्स लिमिटेशन क्या कहती है कि इसने नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स के बीच बारे में कुछ नहीं बताया। कि जो मैटर है आपको पता है, जब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने बताया था आपको वहाँ पे कि जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। अब मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है उसके बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कोई नहीं बताती है कि कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किसी में लिक्विड स्टेट है, किसी में गैसियस स्टेट है, उसके बारे में इसने कोई आइडिया नहीं दिया है। फिर सेवंथ जो लिमिटेशन है वो इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट साइजेस। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका साइज, मास डिफरेंट होता है, बट क्यों होता है उसके बारे में डाल्टन ने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया है। तो पोस्टुलेट आपके सामने है। पोस्टुलेट में कहीं पर भी जो मैंने यहाँ पे लिमिटेशन बताई हैं, लिमिटेशन का मतलब होता है खामियां क्या है उसमें, त्रुटियां क्या हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है एडवांटेज क्या है, हमें क्या मिला है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इस लिमिटेशन को नज़र में रखते हुए फिर उसको थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो बच्चे 19th सेंचुरी के अंत तक और जो 20th सेंचुरी उसकी बिगिनिंग में बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की। उनके रिसर्च के बेसिस के ऊपर ही हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उसको उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ी। नो डाउट उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो सेम ही रहे, बट उसमें ड्रास्टिक चेंज आई है।
तो एज a result of researches conducted towards the end of 19th century and beginning of 20th century by Sir J.J. Thomson, 19th century में कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे जो काम कर रहे थे मैटर के ऊपर, जैसे J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर, चार्विक, गोल्डस्टीन एंड मैनी अदर्स। तो डाल्टन थॉमस थ्योरी में क्या आया, हैज अंडरगॉन ए रेडिकल चेंज, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ा। पीछे हमने लिमिटेशन भी डिस्कस की, उन लिमिटेशन की वजह से भी इसको मॉडिफाई करना पड़ा। तो मेन पोस्टुलेट जो थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के वो क्या है, पहला है कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रही थी कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, जो मॉडिफाइड थ्योरी है वो कहती है एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो एटम के अंदर नियर अबाउट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से 3 पार्टिकल जो होते हैं वो मेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा मीज़ॉन, पाइऑन, क्वार्क्स वो अलग अलग हैं, वो हमने यहाँ केमिस्ट्री में नहीं डिस्कस करना है। आप हायर लेवल में जब स्टडी करोगे फिजिक्स में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री में आपका काम चल जाएगा एटम से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल मेन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरा इसका पोस्टुलेट था कि एटम सेम एलिमेंट के जरूरी नहीं है सभी एटम जो है सिमिलर हों, एक जैसे हों ऑल रिस्पेक्ट्स में। हो सकता है उनके मास डिफरेंट हों, उनके साइज का तो कुछ नहीं बताया, पर मास क्या हो सकता है उनका डिफरेंट हो सकता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जरूरी नहीं है। जैसे कि पिछली बार जो थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसमें कहा कि सभी एटम्स एक एलिमेंट के एक जैसे होंगे, उनकी शेप, मास, साइज, वॉल्यूम सब एक जैसा होगा। और मॉडिफाइड थ्योरी में कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, मास अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन जो है वो आपको नेचर में 2 तरह का पाया जाता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चे 17 है, आगे जाके हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। मास इसका कितना, 35, तो एटॉमिक मास कितना इसका, 35 है। क्लोरीन का दूसरा एटम भी मिलता है जिसका मास 37 है। तो दोनों क्लोरीन के ही एटम है, बट नेचर में दोनों तरह के पाए जाते हैं, 35 वाला भी पाया जाता है और 37 वाला भी पाया जाता है। इसी तरह से कार्बन जो है उसके 3 तरह के एटम पाए जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो नेचर में आपको 3 तरह के एटम मिलेंगे इसके। कुछ का मास जो है वो 12 है, किसी का मास 13 है, किसी का 14 है। 98% से ज़्यादा जो है वो 12 वाला ही मिलता है, बाकी कम मिलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम है जिनका मास डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस। जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का कंसेप्ट जो था वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं था, बट मॉडर्न थ्योरी में दिया गया है कि एटम के आइसोटोप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 1 होता है, दूसरे का 2, तीसरे का 3। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना ही बताना है इसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड हम इसकी थर्ड पोस्टुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सेम एलिमेंट्स के एटम का मास डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम का मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, सेम नहीं लिखा, लिख लेना बच्चे यहाँ पे, हैविंग सेम एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ये एटम आर्गन का है, ये कैल्शियम का, बट दोनों का मास 40 है, दोनों का मास क्या सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनका आपस में क्या रिश्ता है, ये आइसोबार्स है। फोर्थ पोस्टुलेट है, इन सम केसेस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि एटम हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, बट मॉडर्न थ्योरी कहती है जरूरी नहीं है हर समय जो एटम्स हैं वो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन हो। रेशियो फिक्स जरूर रहेगी, रेशियो फिक्स होगी, बट रेशियो जरूरी नहीं है सिंपल हो, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्म होता है C12H22O11। 12:22:11 रेशियो जो आएगी ये सिंपल नहीं है बच्चे, ये कम्प्लेक्स है। अगर आप इनकी रेशियो निकालो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या आएगी, 12:22:11 आएगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट है
देयर आर नो कंपाउंड एटम, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि एटम कंबाइन होते हैं, क्या फॉर्म करता है कंपाउंड एटम। मॉडर्न थ्योरी कहती है ऐसा कोई नहीं, कंपाउंड एटम कोई नहीं होता है। बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो मैटर का अल्टीमेट सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है नो डाउट एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हम जानते हैं कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल का बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट स्टिल मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट है कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम अब और ज्यादा है, हम नहीं कह सकते कि अब ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। एक एलिमेंट्स के एटम को हम दूसरे एलिमेंट्स के एटम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है बेरिलियम का एटम है, अगर इसको हम कोलाइड करते हैं किसके साथ, हीलियम पार्टिकल के साथ, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो ये रिएक्शन होती है इनके बीच में, ये क्या बन जाता है, कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेरिलियम का एटम जो था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन के एटम में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले हम कह रहे थे कि एटम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एटम जो है उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एटम को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे एटम में, एटम को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न थ्योरी का 7th पॉइंट है। 8th पॉस्टुलेट जो है वो क्या कहता है, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो किसी भी एटम का मास हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ एनर्जी प्रोवाइड करके मास जो एटम है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू क्या है, mc²। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी चाहिए, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc², वेयर E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट्स। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है, डिस्कस पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसी थ्योरी में बच्चे आप लोगों ने 2 चीज़ें सीखी, आइसोटोप और आइसोबार। तो ये भी आपने साथ में लर्न करने हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले ही बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब हम सेम एलिमेंट के एटम कह रहे हैं तो ये नेचुरल है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। अगर एटम सेम है, एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही मिलेगा आपको, 7 नहीं होगा, 7 नाइट्रोजन का होता है। तो जब हम कह रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि विद द सेम एटॉमिक नंबर, अंडरस्टूड है कि सेम एटॉमिक नंबर है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दी, वो आपने दे देनी है एग्जाम में। इसी तरह से आइसोबार्स आपने कहना है, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम जिनका जो है हम मास क्या है, सेम है, एटॉमिक मास सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे मैंने आर्गन और कैल्शियम की एग्जांपल दी। इसके अलावा आगे जाके हमने और भी पढ़ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए वो हम आगे कर लेंगे। तो इसको इस थ्योरी में ये 2 चीज़ें आई थी, इनको आपने कवर कर लेना है इसी में ही।